प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री इसी माटी के सपूत श्री के शर्मा जी, माननीय विधायक मधुबन श्री रामविलास चौहान जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, श्री विक्रांत सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनोज राय जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार गुप्ता जी, जिला प्रभारी श्री सहजानंद राय जी, पूर्व विधायक श्री विजय राजभर जी, श्री अशोक सिंह जी, श्रीमती पूनम सरोज जी, पूर्व सांसद श्री हरिनारायण राजभर जी, श्रीमती शकुंतला चौहान जी, श्री सुनील गुप्ता जी, श्री अखिलेश तिवारी जी, श्री बजरंगी सिंह जी, श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री हौसला प्रसाद उपाध्याय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले मऊ जनपद के आप सभी उपस्थित नागरिक भाइयों और बहनों को एक साथ 203 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हृदय से बधाई देता हूं। इनमें 32 परियोजनाएं जो 161 करोड़ 70 लाख रुपए की हैं, इनका लोकार्पण हो रहा है। ये परियोजनाएं पशुपालन विभाग से संबंधित हैं, लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित हैं, कारागार प्रशासन से है, जल निगम, सिंचाई और जल संसाधन, व्यवसायिक शिक्षा, महिला कल्याण, उद्यान, राजस्व विभाग, सैनिक कल्याण और राज्य सड़क परिवहन निगम और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। साथ ही 15 परियोजनाएं जो लगभग 42 करोड़ की हैं, इनका शिलान्यास हो रहा है, जिनमें बेसिक शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, सिंचाई और जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं। इन सभी का आज यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। कुल मिलाकर के 203 करोड़ रुपए की परियोजनाएं विधानसभा चुनाव के उपरांत पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में मऊ जनपद वासियों को समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों और देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक नई दिशा देने वाले मऊ जनपद को, जहां पर श्याम नारायण पांडे जैसे क्रांतिकारी वीर रस के कवि हुए थे, जिन्होंने हल्दी घाटी के माध्यम से भारत की विरासत के प्रति भारत के आम नागरिक का ध्यान आकर्षित किया था। इस धरती ने कल्पनाथ राय जैसा राजनेता भी दिया था और स्वामी सहजानंद के कर्म भूमि होने का सौभाग्य भी इस जनपद को प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर रामजी सिंह जैसे राजनेता भी इस धरती ने दिए हैं और इसलिए इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रदेश सरकार में मंत्री श्री के शर्मा जी ने अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें कही। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में नित नई विकास की परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है।
आज देश जब अपने आजादी के अमृत महोत्सव को पूरा कर रहा है, अमृत महोत्सव के साथ ही 75 वर्ष की इस यात्रा ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया। जो ब्रिटेन कभी भारत पे राज किया था, आज उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भारत से पीछे छूट चुकी है। भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर तेजी से उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत स्थापित हो रहा है। आज वैश्विक मंच पर आप देख सकते हैं, कोई जगह, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर भारत ने एक नई दिशा दी हो। और दुनिया के अंदर कोई भी रणनीति और कोई भी नीति ऐसी नहीं जो भारत के बगैर अब संपन्न हो सकती हो, आगे बढ़ सकती हो। भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है क्योंकि आपके पास एक यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो है, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन परियोजनाओं को हाथ में लिया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथ में लिया, रोजगार सृजन की योजनाओं को और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शर्मा जी भी बता रहे थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने प्रदेश की राजधानी से लखनऊ यानी मऊ से आपकी दूरी को कम कर दिया, लेकिन साथ साथ गोरखपुर वाराणसी 4 लेन में भी गोरखपुर की दूरी को भी और वाराणसी की दूरी को भी आपकी सीमित कर दिया है। एकदम आपके लिए 2 घंटे में वाराणसी, 2 घंटे से भी कम समय में गोरखपुर। आधुनिक यानी अच्छी सड़कें आवागमन के लिए ही नहीं, विकास के लिए भी आवश्यक है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हम दे रहे हैं, केवल एक्सप्रेसवे चलने के लिए नहीं है, इसमें जगह जगह औद्योगिक क्लस्टर भी बनने हैं। हमारे मऊ और आजमगढ़ के लोगों को, बलिया के नागरिकों को, नौजवानों को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए दुनिया के अंदर नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि दुनिया अपने रोजगार और नौकरी के लिए यहां आएगी। इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना के साथ हम कार्य कर रहे हैं। जब दुनिया कोरोना से पस्त थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नागरिकों के जीवन को बचा रहे थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन। पहली बार हुआ कि बीमारी, कोई नई बीमारी आए और मात्र 9 महीने के अंदर ही वैक्सीन भी आ जाए, और वह भी एक नहीं, अब तो 5वीं वैक्सीन भी आ गई है जो नाक में केवल डाला जाएगा, एक नोजोटोसिस यानी इंजेक्शन लगाने की समस्या का भी समाधान हो गया है। 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में देश के नागरिकों को मिल जाए, दुनिया के 25 देशों को वैक्सीन की आपूर्ति हो जाए, ये पहली बार होगा। ये नए भारत की नई तस्वीर है और इसी नए तस्वीर के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ हम लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर एक संकल्प दिलवाने के लिए कहा। उन्होंने पंच प्राणों की बात कही, एक विकसित भारत बनाना है, लेकिन गुलामी के अंशों को नहीं स्वीकार करना है, उसको नहीं स्वीकार करना है। इसके लिए विरासत का सम्मान करना होगा, अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। यही है नए भारत की नई तस्वीर। यहीं से बनेगा नया भारत, आत्म भारत, और इसके लिए ही आप सरकार कार्य कर रही है। लोक कल्याणकारी योजनाओं में आपने देखा होगा, हर गरीब के लिए शौचालय का निर्माण कराया गया, हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया गया, हर गरीब के घर तक विद्युत के कनेक्शन या उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हर गरीब को रसोई गैस की फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, और अब तो
सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य करें। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकता था। रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे लगते थे, लेकिन ये कभी गरीबी हट नहीं पाई। गरीबों को कभी मकान नहीं मिल पाया, शौचालय नहीं मिल पाया, बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पाया, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन नहीं मिल पाया, नौजवान के लिए रोजगार के लिए और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कोई कार्यक्रम नहीं हो पाए। पहली बार हुआ है जब इस पर सोचा जा रहा है। जब दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, तब डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी ताकत के साथ लगी हुई थी। हर व्यक्ति तक भरण पोषण भत्ता, फ्री में राशन की व्यवस्था, इसको करने के प्रयास हो रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हो रही थी। और भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव के नाम पर 1000 वर्ष तक जिन्होंने महाराज सुहेलदेव को विस्मृत कर दिया था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के नाम पर दुनिया के अंदर पहला विश्वविद्यालय आजमगढ़ और मऊ के बॉर्डर पर बनाने का काम कर रही है। नए कॉलेज उसी से संपन्न हो रहे हैं, वहां पर नियुक्तियां प्रारंभ हो चुकी हैं, वहां पर नया पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, परीक्षाएं भी नए उसके तहत वही लोग लेंगे। नया विश्वविद्यालय नए पाठ्यक्रम के साथ यहां के नौजवानों के बेहतर भविष्य की तस्वीर को प्रस्तुत करने जा रहा है। तो औद्योगिक क्लस्टर के माध्यम से इन संभावनाओं को विकसित करना होगा। निवेश के लिए अनुकूल वातावरण हम लोगों ने बनाया है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों ना हो, अगर वो पाताल के अंदर भी छुपा होगा, वहां से भी उसको निकाल करके बाहर लाएंगे और कानून के शिकंजे में डाल करके उसको सजा दिला करके इस क्षेत्र के विकास को बाधित करने का पाप इन माफियाओं ने, उनके गुर्गों ने किया है। ये क्षेत्र मेहनती था, पुरुषार्थी था। देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मऊ, आजमगढ़ और बलिया के लोग गए, इन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने पुरुषार्थ से वहां पर एक नई दिशा देने का काम किया। लेकिन यहां पर ये माफिया दीमक की तरह यहां को चाटते रहे, इसको खोखला करते रहे, यहां के विकास को बाधित करते रहे। विकास के लिए आने वाले पैसे को इन लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी संपत्ति बनाने और हवेलियों को बनाने में लगाया। विकास के लिए आने वाले पैसे को चक्कर जाते थे, गरीब के लिए आने वाले पैसे को चक्कर जाते थे, और स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के लिए उस संपत्ति को हड़पने का पाप जो किया है, आज उसी बात की भरपाई उनसे और उनकी खानदान से सरकार करवा रही है। और हमने इसीलिए कहा, भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अगर सरकार का एक उद्घोष है, तो नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। और उसी के तहत यह अभियान पूरे प्रदेश भर में हमारा चल रहा है। आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया, सरकार बहुत शुद्ध भाव के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को
स्टार्टअप की योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री स्वरोजगार युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से उन्हें स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। और मैं आज आप सबका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। सरकार प्रयास कर रही है, डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, नौजवानों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। समाज में बिना भेदभाव के विकास का कार्य हो, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है, लेकिन समाज को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी खड़ा होना पड़ेगा। हम सब मिलकर के जब कार्य एक साथ मिलकर के करेंगे, परिणाम उतना ही ज्यादा होगा, उतने ही अच्छे आएंगे। हर व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए और एक ललक भी होनी चाहिए, और फिर ये दोनों हो। ये तो हल्दी घाटी के प्रणेता पंडित श्यामनारायण पांडे जी की धरती है। श्यामनारायण जी ने यहां पर तो अपनी रचना के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक नया ओज भरने का काम किया था, एक नया तेज भरने का काम किया था। हल्दी घाटी का स्मरण कराते हुए गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जो आह्वान उस समय किया था कि भले ही राजनीतिक आजादी मिल गई हो, लेकिन अभी भी हम बंधन में पड़े हुए हैं। मुझे लगता है आज उसकी प्रासंगिकता उसी भाव के साथ बनी हुई है, और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए यही कहने के लिए, विकास के लिए आपको कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। डबल इंजन की सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आप देखे होंगे आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे भाइयों के लोग, 12, और हम लोगों ने मात्र 5 साल में 35 नए मेडिकल कॉलेज हम वर्तमान में बना रहे हैं। 35, 14 जिले हैं जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, न सरकारी न प्राइवेट। उन 14 जनपदों के लिए भी हम लोग पॉलिसी लेकर के आ गए हैं, जिनमें बलिया भी है और मऊ भी है। इन दोनों जनपदों के लिए हम पॉलिसी लेकर के आए हैं। मैं जिला प्रशासन से भी पहले ही कहा हूं कि भूमि की व्यवस्था करके रहिए, कभी भी हम इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, जिससे मऊ के भाइयों बहनों को अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या फिर देश के अन्य कोनों में जाने की नौबत ना आने का है। यहीं पर बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिले। स्वस्थ समाज के निर्माण से स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की ओर हम अग्रसर हो, और उस प्रक्रिया का हिस्सा यहां पर हमें बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले ही कह दिया है औद्योगिक विकास विभाग से कि जितने भी सिप यूनिट हैं, ये कॉटन मिल है, वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए जितने भी उद्योग बंद पड़े हुए हैं, जर्जर चीनी मिले हैं, इनकी एक व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए। जहां पर गन्ना होगा, इथेनॉल उत्पादन का की संभावना होगी, वहां पर चीनी मिल या बायोफ्यूल की यूनिट लगाने की कार्रवाई हो। जहां पर एमएसएमई के लिए कुछ स्पेस हो सकता है, उसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे तैयार किया जाना चाहिए। और जहां पर हम वस्त्र उद्योग के लिए संभावनाएं देखते हैं, उसके लिए भी जो संभावनाएं बन सकती है, उसको हमें आगे बढ़ाने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये उद्योग हमारे नौजवानों के लिए रोजगार का माध्यम बनना चाहिए, उनके स्वावलंबन का आधार बनना चाहिए। मैं जब जाता हूं देश के अंदर कहीं भी, मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश का युवा वहां हर एक स्तर पर कार्य करता हुआ दिखाई देता है, हर एक जगह देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर सरकारों ने, पिछली सरकारों ने अगर सोचा होता तो ये नौजवान देश और दुनिया के अंदर जगह जगह न रह करके अपने क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ यहां के विकास के लिए दे पाता। लेकिन देश सही दुरुस्त होने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं,
और इसके परिणाम भी आज प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसी बात को लेकर के हम विकसित कर रहे हैं। ये बुनियादी सुविधाएं इन्हीं बातों को लेकर के उपलब्ध कराया जा रहा है और डबल इंजन सरकार इसीलिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को देने के लिए इसी भाव के साथ कार्य कर रही है। आज जब इतनी परियोजनाओं का लाभ यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा, हम सब भी मिलकर के विकास और निवेश में अपना योगदान दे सकते हैं। हम एक नई योजना लेके आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्र में भी, मातृभूमि योजना। इस योजना में कोई व्यक्ति अपने पूर्वज के नाम पर अगर कोई गांव में सामुदायिक भवन, बरात घर या कोई अन्य योजना का कार्य प्रारंभ करना चाहता है, कोई सड़क के निर्माण में योगदान देना चाहता है, आधा पैसा वो देगा, आधा पैसा सरकार देगी और उनके पूर्वज का नाम से एक पट वहां लगाने का काम कर देगी। पूर्वज को भी आपकी कृतज्ञता होगी, साथ साथ विकास का कार्य भी होगा। पूरा गांव आपके पूर्वज के नाम पर विकास की एक परियोजना के साथ या लोक कल्याणकारी किसी परियोजना के साथ जुड़ेगा। आप भी अपने क्षेत्र से गए हुए लोगों का आह्वान करिए, उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित करिए, अलग अलग फील्ड में, गांव में, शहर में, जनपद में। हमारा गांव भी आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब गांव आत्मनिर्भर बनेगा, नगर आत्मनिर्भर बनेगा। हमने अपने विकास की योजना के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने गांव में राजस्व इतना बढ़ाएंगे, इतना उसकी आय बढ़ा देंगे कि विकास की योजना का और गांव के सामान्य खर्चों का सारी व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत करे, हमारी नगर निकाय स्वयं करे। सरकार एडिशनल उसमें सहयोग करके उसको स्मार्ट विलेज के रूप में या फिर उसे एक स्मार्ट टाउन के रूप में विकसित करने में अपना योगदान दे सके। और ये संभव है, हर व्यक्ति अगर ध्यान देगा ये संभव है। आत्मनिर्भरता में फिर रोजगार सृजन के लिए संभावनाओं को आगे बढ़ाना। ये क्षेत्र तो हैंडलूम के लिए प्रसिद्ध था, हैंडलूम पावरलूम के लिए नई तकनीक के साथ उसे जोड़ना, नया उन्हें कार्य देना। ये कॉटन मिल जो लगी थी इसीलिए लगी थी जिससे यहां के हैंडलूम को एक ऊर्जा दे सकी, लेकिन उसको जोड़ने में, आपस में उन्हें समन्वय करने में जहां कहीं कमी रही और कुछ नेता ट्रेड यूनियन विकसित हो गए होंगे, उन्होंने उनको बंद ही करवा के दम लिया। अन्यथा कपड़ा क्षेत्र, वस्त्र उद्योग का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन जिसके माध्यम से हो सकता है और उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो संभावनाएं मरी नहीं है भाइयों बहनों, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मैं आपके पास इसी बात को लेकर के आया हूं, हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें। डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है। हम लोगों ने तय किया है कि भाइयों बहनों, प्रदेश को हम लोग देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो हम भी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सहभागिता के माध्यम से देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देंगे। और ये प्रयास हम सबके सामूहिक अभियान के साथ ही आगे बढ़ सकता है और उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए हमें विकास के बारे में सोचना पड़ेगा, एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपराधी और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों से तौबा करना पड़ेगा। ये विकास के सबसे बड़े बैरियर है, ये विकास के सबसे बड़े कांटे हैं। इन्हें हर हाल में व्यवस्था से दूर करना पड़ेगा। और जब ये माफिया अपराधी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से हट करके इनके किए की सजा कानून के दायरे में ढा करके किया जाएगा, तो भाइयों बहनों
प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। और इसी विकास के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज हम सब आए हैं। सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरा सहयोग सरकार आपके साथ देने के लिए तैयार है, हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तैयार है। सुरक्षा और समृद्धि सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है। सुरक्षा और समृद्धि में किसी प्रकार का कोई समझौता किए बगैर सरकार आपके साथ खड़ी होकर के कदम से कदम मिला करके चलेगी। इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए और विकास और सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आप सबको लेगी। आप सबको एक बार फिर से 203 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। बहुत शीघ्र विजयादशमी का पर्व आने वाला है, 1 महीने से भी कम समय रह गया है और भाइयों बहनों, इसके लिए विजया पर्व का आप सबको बधाई। उससे साथ ही वहां तो उससे पहले विजयादशमी के पहले शारदीय नवरात्रि आएगी। जगत जननी मां भगवती के पावन पूजन का आयोजन हम सब मातृशक्ति की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कर सके, इस भाव के साथ आप सबके हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।